नमस्कार। मैं गौरव अपने YouTube चैनल स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है इंडियन सोसाइटी, बेसिक इंट्रोडक्शन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जनरल स्टडीज पेपर वन में 3 सब्जेक्ट हैं: हिस्ट्री, इंक्लूडिंग आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट, medieval and modern, along with it world history. Second one is geography, physical, political, डेमोग्राफी और इन सब के साथ इंडियन ज्योग्राफी भी। और लास्ट जो सेगमेंट है वो है इंडियन सोसाइटी। अब चूंकि इंडियन सोसाइटी जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है या फिर जो भी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उनको काम कहाँ करना है? इंडियन सोसाइटी में, भारतीय समाज में काम करना है। तो भारतीय समाज की रूपरेखा को समझे बिना, भारतीय समाज में एक तरह से सामाजिकता आगे चलती है, किस तरह के भाव हैं एक दूसरे के बीच में, उन सब को समझे बिना भारतीय समाज के शासन का नेतृत्व करना कठिन होगा, जिसके लिए पेपर वन में इंडियन सोसाइटी का टॉपिक दिया गया है। तो आज एक बेसिक इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि इंडियन सोसाइटी होता क्या है। अब बेसिक इंट्रोडक्शन। समाज का निर्माण किससे होता है? तो सबसे पहले व्यक्ति होता है, एक इंडिविजुअल जो होगा, व्यक्ति होगा। जब यही व्यक्ति बढ़ के मोर देन वन हो जाता है, 2 या 2 से अधिक, मिनिमम 2 आदमी मिलकर के क्या निर्माण कर सकते हैं? परिवार या समाज दोनों का निर्माण कर सकते हैं। तो फैमिली क्या होती है? फैमिली होती है एक ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड विथ ईच अदर, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होंगे? तो या तो वो जातीय रिलेशन, जो ब्लड का रक्त संबंध के साथ जुड़े हो सकते हैं, या फिर स्नेह संबंध से जुड़े हो सकते हैं। तो ये फैमिली होती है। और फैमिली का एक्सटेंशन जो होगा, जो ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर, इज कॉल्ड सोसाइटी। सोसाइटी के 3 सेगमेंट है, 3 चीजें होंगी तभी कोई भी समाज का निर्माण हो सकता है। सबसे पहला कलेक्टिविटी ऑफ पीपल, इसका मतलब है कि मोर देन 2 पीपल। ठीक है, 2 या 2 से अधिक लोग होंगे तभी कलेक्टिविटी ऑफ पीपल कहा जाएगा, अदरवाइज वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल होगा। तो कलेक्टिविटी ऑफ पीपल एसोसिएटेड विथ अ पर्टिकुलर टेरिटरी, एक निहित क्षेत्र में उनका जो है इंटरेक्शन होना चाहिए, एक निहित क्षेत्र में रहने वाले होने चाहिए। जैसे भारत के संदर्भ में हम कहते हैं इंडियन सोसाइटी, या फिर जब कम्युनिटी की बात करते हैं तो कम्युनिटी का एक डिफरेंट सेगमेंट हो जाता है, वेस्टर्न सोसाइटी। ठीक है, तो इस तरह से एक पर्टिकुलर टेरिटरी में जो लोग रहते हैं एक साथ, तो ये भी होना जरूरी है सोसाइटी के फॉर्मेशन के लिए। और तीसरा है इंटरेक्शन विथ वन अनदर। अब ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हो, लेकिन अगर समाज में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं है, हर इंडिविजुअल में ही हर प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न रह रहा है, साथ में एक टेरिटरी में रहते हुए भी, तो वो समाज का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि सोसाइटी इंटरेक्शन पे निर्भर करती है। एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से मेल जोल होगा, भाईचारा होगा, इससे समाज का निर्माण होता है। ठीक है, और जब इसी 3 सेगमेंट, सोसाइटी के 3 सेगमेंट के होने के साथ साथ क्या होता है? सेंस ऑफ डीप बिलोंगिंगनेस, एक दूसरे के साथ जुड़ाव जो महसूस करते हैं, तो वही हो जाता है कम्युनिटी। जैसे दिल्ली में ही अगर देखा जाए तो उड़ीसा के जो उड़िया कम्युनिटी है उनका एक अलग ग्रुप है, बिहार की कम्युनिटी है उनका डिफरेंट सेगमेंट में अलग ग्रुप है, बंगाली कम्युनिटी है उनका एक अलग ग्रुप है। अगर रीजनल एरियाज में देखा जाए तो इंडिया में जितने भी रीजन है, रिलेशन विथ टेरिटरी, ठीक है, या फिर इसको रीजनलिज्म भी कह सकते हैं।
अपने जो रीजन है उसके प्रति ज्यादा वो जुड़ाव महसूस करते हैं, जैसे बिहारी हो गए, बंगाली हो गए, ठीक है, या फिर तमिल हो गए, तेलुगु हो गए। तो ये जो ग्रुप होता है जहां डीप बिलोंगिंगनेस का सेंस होता है, उसको हम कहते हैं कम्युनिटी। अब इंडियन सोसाइटी क्या होती है? इंडियन सोसाइटी दो तरह से फॉर्म होती है। उनका चरित्र दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, सहायता का, और दूसरा हो सकता है कन्फ्लिक्ट का। क्योंकि इंडिविजुअल जो होता है, हर इंडिविजुअल की अपनी सोच होती है, ठीक है। तो इंडिविजुअल की जो सोच होगी वो प्रत्येक व्यक्ति की अलग होती है। तो अलग सोच में टकराव होने की संभावना अधिक होती है, ठीक है। तो जहां पे एक दूसरे के साथ सहायक बन के रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, तो वो सोसाइटी क्या होगी? कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, और वो रिजल्टेड इनटू स्टेबिलिटी, उसमें स्थायित्व देखा जाएगा, स्थिरता होगी। लेकिन जहां पे कंफ्लिक्ट होगा, जहां पे टकराव होंगे, वहां क्या होगा? बदलाव की संभावना बढ़ेगी, और बदलाव से क्या होगा? फिर नए समाज का निर्माण होगा, नई सामाजिक नियमों का निर्माण होगा, उसके बाद नए सोशल इंटरेक्शंस होंगे, नए सामाजिक तरीके निर्माण होंगे, ठीक है। इन सब से सोसाइटी का कहते हैं कि सोसाइटी क्या होती है? सोसाइटी चेंज के लिए बनी हुई है। चेंज हमेशा होता है सोसाइटी में, क्योंकि या तो जनरेशनल चेंज हो सकते हैं या फिर आउटर इन्फ्लुएंस से चेंज हो सकते हैं। तो सोसाइटी जो कि सब्जेक्ट मैटर है चेंज का, जहां भी कन्फ्लिक्ट होगा, और कन्फ्लिक्ट होना वो जाहिर है, क्यों? क्योंकि जहां पे डिफरेंट इंडिविजुअल एक साथ रहेंगे, तो उनके थॉट प्रोसेस, उनकी अंडरस्टैंडिंग को लेकर के कन्फ्लिक्ट अराइज होंगे। उनके जो है सो अपने बेनिफिट्स, अपने लॉसेस, उन सब को लेकर के जब कन्फ्लिक्ट अराइज होंगे, तो चेंज आएगा। और जब चेंज आएगा सोसाइटी में, तो चेंज कितने तरह से हो सकते हैं? चेंज दो तरह से हो सकते हैं। पहला होता है ऑर्थोजेनेटिक। ऑर्थोजेनेटिक का मतलब है कि जेनरेशनल चेंज की वजह से होने वाले बदलाव। और दूसरा है हेटेरोजेनेटिक। तो सबसे पहले ऑर्थोजेनेटिक का मतलब होता है वेरिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म सक्सेसिव जनरेशन। अब एक चीज, मेरे दादाजी अगर गांव में रहते थे, मेरे पिताजी उसके बाद स्मॉल टाउन में आए, मैं आज दिल्ली में हूं, तो यहां पे क्या हुआ? एक लोकेशन का चेंज आ गया। दूसरा, थॉट प्रोसेस का चेंज आ सकता है। हो सकता है कि जो हमारा थर्ड जनरेशन था, प्रीवियस थर्ड जनरेशन, वो काफी कंजर्वेटिव रहा हो, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन थोड़ा लिबरल हुआ हो, आज मैं हो सकता है बहुत ज्यादा लिबरल हूं। तो इस तरह के चेंजेस थॉट प्रोसेस में, ये जनरेशन टू जनरेशन जो चेंजेस आते हैं, उनको कहते हैं ऑर्थोजेनेटिक चेंजेस। और ये चेंजेस क्या होते हैं? सोसाइटी के अंदर ही आते हैं। जैसे अभी रिसेंटली बहुत सारे गांवों ने जो मृत्युपरांत भोज का आयोजन किया जाता है, उसको बंद कर दिया है। तो ये सोसाइटी के अंदर के लोगों ने अपने आपस में निर्णय से उसको क्या किया? बदलाव किया नियमों में। तो ये जो चेंज आया सोसाइटी में, सोशल रूल्स में, ये क्या है? चेंजेस अराइजिंग आउट विद इन द सोसाइटी, अंदर से ही जो बदलाव आए हैं। और दूसरे होते हैं हेटेरोजेनेटिक। हेटेरोजेनेटिक चेंजेस का मतलब है कि जहां पे बदलाव बाहर के लोगों के इंटरमिंगलिंग से हुआ है। उदाहरण के लिए अगर भारतीय इतिहास को देखें, सबसे पहले सनातन धर्म हुआ। सनातन धर्म के बाद हिंदुइज्म, वैदिक एरा में हिंदुइज्म का प्रचार हुआ, हिंदुइज्म फूला फला। हिंदुइज्म के बाद फिर हिंदू धर्म में जो कुछ कंजर्वेटिव थॉट्स थे, या फिर कुछ जो रीजन रहे, यहाँ पे रूट कॉजेज जो रही, रूढ़िवादिता रही, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास हुआ। बाद में इस्लाम का बाहर से भारत में आगमन होता है। उसके बाद भारतीय समाज में ही सिख धर्म का उदय होता है, ठीक है। तो ये जो बाहर से आकर के यहाँ पे मिलते हैं, और मिलने के बाद एक नई जो है सोशल रूल्स को फॉर्म करते हैं, तो क्या होगा कि ये बदलाव जो होंगे ये बाहर से आएंगे, ठीक है। जैसे पुर्तगाल से भारत में आलू आया, तो आलू के आने के बाद क्या हुआ कि यहाँ के लोगों ने जब आलू को खाना शुरू किया, तो ये धीरे धीरे यहाँ के फूड हैबिट को चेंज किया।
अभी भी जो समुद्री क्षेत्र है वहां पे मछली को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि उनकी लिविंग जो है वो सी पर या फिर ओशन पर डिपेंडेंट होती है, तो वहां पे ज्यादा मात्रा में फिशेस मिलते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वही लोग जिनकी फूड हैबिट फिश खाना था या फिर मांसाहार का खाने वाले थे, वो लोग जब मानिए कि दिल्ली आएंगे, तो यहाँ पे क्या है कि हर तबके के लोग हैं, तो धीरे धीरे वो यहाँ के समाज के अनुसार बदलाव करते जाएंगे और वो बदलाव यहाँ पे एक्सेप्ट होता जाएगा, जिससे एक नए समाज का निर्माण होगा। तो दिस इज कॉल्ड हेट्रोजेनेटिक चेंजेस। नाउ अब सोसाइटी को हमने देखा कि समाज जो होता है वो इंटरेक्शन पे बेस्ड होता है, ठीक है। और इंटरेक्शन क्या होगा, जब दो लोगों में इंटरेक्शन होगा तो उनके बीच बातचीत होगी, तो क्या होगा, एक तरीके से उनके बीच में कुछ संबंध स्थापित होते हैं, जो मैत्रीपूर्ण संबंध हो सकते हैं, वैमनस्य का संबंध हो सकता है, लेकिन संबंध स्थापित होंगे। तो ये संबंध जो स्थापित होते हैं इनको कहते हैं संबंध प्रणाली, किनशिप सिस्टम। तो किन्स कौन होते हैं? तो किन्स जो है एक संबंधी वो होते हैं डिटरमाइंड बाय सोशल रिकॉग्निशन रेदर देन बायोलॉजिकल, ठीक है। जिनको समाज में एक जो है सो पहचान दी गई है, समाज द्वारा स्वीकृत जो संबंध प्रणाली है वही कहते हैं, उसी को कहते हैं किनशिप संबंध प्रणाली, जिसका समाज में पहचान हो, जिसको समाज द्वारा स्वीकार्यता दी गई हो। उदाहरण के लिए पति और पत्नी, हस्बैंड एंड वाइफ आर नॉट बायोलॉजिकली कनेक्टेड, वो बायोलॉजिकली वो रक्त संबंध से जुड़े नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि वो समाज द्वारा स्वीकृत संबंध है इसलिए वो संबंध प्रणाली के अंदर आएंगे। उसके बाद जैसे एडॉप्टेड सन और डॉटर है, जो हम गोद लेते हैं, गोद लेने की प्रथा हिंदू समाज में बहुत पुरानी रही है, ठीक है। तो गोद लेते हैं, ऑल्दो क्या है कि वो बायोलॉजिकली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन क्या है कि जब उनको समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है, एक तरीका फिक्स किया गया है समाज द्वारा, उस या फिर कानून द्वारा, विधि द्वारा स्वीकृत जो तरीका है, उसके साथ उनको क्या किया जाता है, समाज में एडॉप्ट किया जाता है। एडॉप्शन से वो उस परिवार का हिस्सा बन जाते हैं जिसने उनको एडॉप्ट किया है, और चूंकि यह सामाजिक तौर पे स्वीकार्य है इसलिए भी यह संबंधी प्रक्रिया प्रणाली का हिस्सा बन जाता है, ठीक है। अब संबंधी किस तरह के हो सकते हैं, किन्स कितने तरह के हो सकते हैं? तो किन्स का फॉर्मेशन दो तरह से हो सकता है। एक होता है कंजेंग्विन्स, सजाती सगोत्री, और दूसरा होता है अफियांस। अफियांस का मतलब है स्नेह संबंध, ठीक है। तो कंजेंग्विन्स जो होंगे ये क्या होते हैं कि जो रिलेशन बाय ब्लड कह सकते हैं, आसान भाषा में रिलेशन बाय ब्लड, जैसे कि पिता और पुत्र का संबंध बायोलॉजिकल है, ये डिसेंड हेरिडेटरी होता है। माता और पुत्र का संबंध, लेकिन माता और पिता जो हैं उनका संबंध एक दूसरे से जो होगा वो कंजेंग्विन्स में नहीं आएगा, क्योंकि वो बायोलॉजिकली कनेक्टेड नहीं है। या फिर भाई और बहन का संबंध जो है वो दोनों बायोलॉजिकली कनेक्टेड हैं, इसलिए वो कंजेंग्विन्स के अंदर आएंगे। और दूसरा होता है रिलेशन बाय किनशिप बाय अफियांसेस। अफियांस का मतलब है स्नेह संबंध, जैसे कि जो मैरिटल बॉन्ड के साथ, शादी के संबंध के साथ जिनका विकास होता है, जैसे पति और पत्नी का संबंध, इन लॉज, ससुराल पक्ष के साथ जो संबंध जुड़ता है वो क्या होता है, वो होता है आपका अफियांसेस का। अगर हम भारतीय समाज की रूपरेखा को देखते हैं तो किनशिप टर्म जो है उनके लिए टर्मिनोलॉजी भी अलग अलग होती है। टर्मिनोलॉजी को, टर्म का मतलब जिससे कि हम किसी संबंध को पहचान देते हैं, जिससे हम किसी संबंध को स्वीकार करते हैं, जिससे पता चलता है कि उनके साथ हमारे संबंध की स्थिति क्या है, ठीक है। तो इसको दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, एक है क्लासिफिकेटरी और दूसरा है डिस्क्रिप्टिव। क्लासिफिकेटरी का मतलब होता है एक ग्रुप जो कि एक स्पेसिफिक क्लास फॉर्म करते हैं। कैसे? जैसे कि माँ का भाई, पिताजी के भाई, या फिर हस्बैंड ऑफ मदर सिस्टर, या फिर हस्बैंड ऑफ फादर सिस्टर, ये चारों जो हैं उनको क्या कहा जाता है, एक ग्रुप में कहा जाता है, दे आर कॉल्ड अंकल, ठीक है। सिमिलरली
माँ के पिताजी, पिताजी के पिताजी, दोनों को ही हम क्या कहते हैं? ग्रैंडफादर, ग्रैंडपा। तो कहने का मतलब कि ये जो ग्रुप ऑफ एक क्लास का फॉर्मेशन होता है जिसको कि हम सेम टर्मिनोलॉजी से कॉल करते हैं, तो वो हमारा क्लासिफिकेटरी टर्मिनोलॉजी डिस्क्रिप्शन में आता है। लेकिन जहां पे डिस्क्रिप्टिव की हम बात करते हैं, डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है डिफरेंट टर्म फॉर डिफरेंट कीन्स, अलग अलग संबंधियों के लिए अलग अलग संबंध सूचक शब्दों का इस्तेमाल। और ईच टर्म स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप बाय ओन, प्रत्येक टर्म जो है वो संबंध को स्थापित करता है, अपनी पहचान स्वयं देता है। जैसे माँ का भाई, मदर्स ब्रदर, उसको क्या कहते हैं? मामा कहते हैं। फादर्स ब्रदर, चाचा कहते हैं। ठीक है। बुआ जी के हस्बैंड, मतलब फादर्स सिस्टर्स हस्बैंड, उनको क्या कहेंगे? फूफा कहते हैं। या फिर जो माँ की बहन मौसी, और मौसी के हस्बैंड मौसा। तो इस तरह के जो मैटरनल अंकल हैं, ठीक है, तो जिस तरह से प्रत्येक संबंध अपने चरित्र को खुद ही व्याख्या बताता है, खुद ही एक्सप्लेन करता है। इंडिया के केस में क्या है कि इन इंडिया डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी इज वाइडली यूज्ड। ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी जो यूज होता है, इसकी वजह से प्रत्येक संबंध की पहचान उसके नाम से ही हो जाती है। ये भारतीय समाज की एक अनोखी रूपरेखा है, अनोखा चरित्र है। ठीक है। यूनिक फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब संबंधों पे रीजन का प्रभाव कैसे पड़ता है? रीजनल वेरिएशन ऑफ किनशिप सिस्टम। रीजनल वेरिएशन का मतलब है कि हम जगह विशेष के साथ संबंधों की परिस्थिति में परिवर्तन आते हैं। वो कैसे आते हैं उसको देखते हैं। तो किनशिप सिस्टम रीजनल वेरिएशन दो तरह से हम डिफाइन करते हैं, एक है एक्सटेंसिव और दूसरा है इंटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब है कि जो कि हम फैलाव चाहते हैं, फैलते जाते हैं, और दूसरा इंटेंसिव का मतलब है जो कि एक स्मॉल ग्रुप में फॉर्म होते हैं। उदाहरण के लिए एक्सटेंसिव जो है वो नॉर्थ इंडिया में है। नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि मैरिजेस टेक प्लेस विद द पीपल लिविंग फार फ्लंग एरियाज, दूर दराज गांवों में या फिर दूर दराज क्षेत्र में किया जाता है। सेम गोत्र में भी सजातीय विवाह, सगोत्रीय विवाह, सजातीय विवाह होना चाहिए लेकिन सगोत्रीय विवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि माना जाता है गोत्र जो है वो एक लीनेज है। ठीक है। क्रॉस कजन मैरिज, ठीक है, ये सब ट्रेडिशनली पॉसिबल नहीं है, जिसके लिए कि अगर हम देखें तो हिंदू धर्म में जो हिंदू मैरिज एक्ट बनाया गया है उसमें भी स्पिंडा मैरिज को प्रोहिबिट किया गया है। ठीक है। अनटिल एंड अनलेस कि अगर कस्टम्स परमिट नहीं करते हैं तो कहीं। ठीक है। उसके बाद प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप भी है, जिसमें कि जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंदर आते हैं उनके बीच में शादियां नहीं हो सकती है अनलेस द कस्टम्स परमिट। ठीक है। लेकिन साउथ इंडिया में देखते हैं तो मैरिजेस टेक्स प्लेस इन स्मॉल ग्रुप्स। स्मॉल ग्रुप्स में कैसे? क्रॉस कजन मैरिज पॉसिबल है वहां। ठीक है। क्रॉस कजन मैरिज का मतलब क्या हुआ कि वहां पे पेट्रीलिनेज, अपने इधर नॉर्थ में क्या है, ब्लड रिलेशन देखा जाता है। ब्लड रिलेशन देखने का मतलब है कि जो भी फैमिली मेंबर हैं, एक्सटेंसिव फैमिली मेंबर, जिनसे पिछले मतलब अगर ट्रेडिशनली देखा जाए तो 7 जनरेशन देखा जाता है। अगर 7 जनरेशन तक अगर किसी फैमिली से संबंध रहा है तो उस परिवार में शादी नहीं हो सकती। ठीक है। उसके बावजूद जो नजदीक के संबंध हैं उनमें भी शादियां, क्रॉस कजन मैरिज का मतलब है कि जहां पे पेट्रीलिनेज भले ही डिफरेंट है लेकिन वहां पे भी शादियां नहीं है, क्योंकि वो मैरिज जो है वो प्रोहिबिटेड है। कहां पे? क्रॉस कजन मैरिज नॉर्थ में ट्रेडिशनली प्रोहिबिटेड है। साउथ की अगर हम बात करें तो वहां पे हम देखते हैं कि पेट्रीलिनेज सेम नहीं होना चाहिए। पेट्रीलिनेज सेम नहीं होने का मतलब है कि अगर मानिए कि दो ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर की यहाँ एक जो है एक महिला की शादी होती है और वो इनकी वाइफ बनती है और ये चली जाती है दूसरी फैमिली में शादी करके किसी और से। ठीक है, इनके हस्बैंड के साथ। तो यहां पे देखिए कि इनके बच्चे, इन दोनों के जो बच्चे होंगे और इन दोनों के जो बच्चे होंगे, इनके बीच में शादी पॉसिबल है। दैट इज कॉल्ड क्रॉस कजन मैरिज।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेट्रीलिनेज चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे मामा के जो है बच्चे, ठीक है, उनसे शादी होती है उनके बीच में, लेकिन अगर पेट्रीलिनेज सेम है तो वहां भी वो प्रोहिबिटेड मैरिज है। इसके पीछे रीजंस भी रहे हैं। अगर देखा जाए सोशल रीजंस को, तो हम देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया हमेशा ही वर्ज ऑफ अटैक पे रहा है, हमेशा इस पे आक्रमण होते रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में हमेशा आक्रमण होते रहते थे, तो एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग थी। तो मैट्रिमोनियल अलायंसेस के थ्रू लोग एक दूसरे के साथ क्या करते, संबंध स्थापित करके रखते थे, दूर दूर तक संबंध स्थापित करके रखते थे कि अगर कभी भी हमें जरूरत पड़ती है तो वो हमारी मदद करने आ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक रीजन ये रहा कि यहाँ पे दूर दूर जो है सो शादियां की जाती थी। दूसरा जो ट्रेडिशनल था कि सगोत्री मैरिज नहीं होना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि अगर सेम गोत्र है किसी का, गोत्र का मतलब होता है लीनेज, अगर सेम लीनेज है किसी का तो वो भाई बहन हो गए जिनके बीच में शादी नहीं हो सकती। तीसरी बात है, मानी जाती थी कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर अगर है, ठीक है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होगा, वो दूर दराज करने में वो चेंज हो जाएगा। अगर सेम गांव में सेम जगह पे करते हैं तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर परसू करता रहेगा। ठीक है, तो इस तीन रीजन की वजह से नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है कि यहाँ पे शादियां दूर दराज की जाती थी, जबकि साउथ इंडिया में अटैक के चांसेस बहुत कम होते थे। क्यों? क्योंकि वो एक तो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था, दूसरा नॉर्थ से साउथ तक पहुंचते पहुंचते काफी टाइम लग सकता था, तो जो भी अटैकर्स होते थे मोस्टली वो नॉर्थ में ही फंसे रह जाते थे, वो साउथ तक नहीं जाते थे। इसलिए वहां पे क्या है कि सोसाइटी में क्लोजनेस है, क्लोजनेस की वजह से क्या है कि आपस में मैरिजेस के चलन है, उनकी जो सोसाइटी है वो इंटेंसिव सोसाइटी है, जो स्मॉल ग्रुप के अंदर ही अपने संबंधों को स्थापित करते रहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट इंडियन किनशिप सिस्टम। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि टाइप ऑफ हेरिडिटरी एंड सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब है कि जो डिवेल्युएशन ऑफ प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, जो संपत्ति का को डिलीनेट किया जाता है, दिया जाता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो होता है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, फैमिली प्रॉपर्टी जो होती है वो कैसे होती है। और उसके बाद देखेंगे हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बाद कि जॉइंट फैमिली सिस्टम के प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं। ठीक है, जॉइंट फैमिली सिस्टम ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर इसमें कहीं किसी टर्म को समझने में कोई परेशानी है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।